औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 क्लास को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन या केमिस्ट्री के तारुफ करने से पहले साइंस के तारुफ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है और साइंस को जानना ज़रूरी है। देखिए, साइंस भी एक नॉलेज है, उर्दू भी एक नॉलेज है, हिस्ट्री भी एक नॉलेज है, लेकिन वो कौन सी ऐसी एक अलग चीज़ है जो साइंस को दूसरे नॉलेज से अलग करती है। तो उस बात की वजाहत करेंगे कि साइंस किस तरह अलग है दूसरे नॉलेज से। तो डेफिनेशन करते हैं, साइंस इज द नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी है। देखिए, साइंस की ये अलग शनाख्त है कि साइंस हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। हमें दूसरे नॉलेजेस के लिए एक्सपेरिमेंट या ये सारे ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स, इस सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन साइंस के नॉलेज के लिए हमें इन सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो फिर लॉज भी बनते हैं, प्रिंसिपल्स भी बनते हैं, थ्योरीज भी बनती हैं। तो डेफिनेशन की हमें समझ आ गई कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स का सारा प्रोसेस करते हैं, तो एक लॉ बनता है, थ्योरी बनती है। अब हम मैटर को जानते हैं, क्योंकि साइंस सारी मैटर की स्टडी ही है। अगरचे मैटर केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी आता है, इसलिए हमें मैटर को जानना पहले ज़रूरी है कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग। दो चीज़ें, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस, यानी कि वॉल्यूम। दो चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि मादा एक ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मास रखती है और जगह घेरती है, यानी कि उसका अपना वॉल्यूम है, हुजम है। अच्छा, अब इस बात की वजाहत करता चलूँ कि मिसाल के तौर पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अपना मैस है और उनका अपना वॉल्यूम है। देखिए, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सारी मैस और वॉल्यूम रखती हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ पे सॉलिड, कोई भी चीज़ सॉलिड है, आपके इर्द गिर्द बेंच पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा फैन है, सही। ये सारी चीज़ें जो है, ये सॉलिड्स है, ये सारी मैस भी रखती हैं और वॉल्यूम भी रखती हैं। इसके अलावा अगर आप लिक्विड की बात करें, जिसमें पानी आ जाता है, जिसमें मिल्क आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैस भी रखती हैं और वॉल्यूम भी रखती हैं, तो ये भी मैटर है, ठीक है। फिर गैस की अगर बात की जाए तो हवा है हमारे इर्द गिर्द, तो हवा भी एक मैटर है। चलिए जी, मैटर की समझ आ गई, मैटर की हमें। अब हम जानते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। The branch of science which deals with the composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry। साइंस की ऐसी शाख है केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं किस बारे में, कंपोजिशन के बारे में। किसकी कंपोजिशन? मैटर की। मैटर की कंपोजिशन, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर के रिएक्शंस के बारे में। साइंस की इस ब्रांच को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, हमें देखना है कि ये कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में हम ये जानते हैं कि मैटर किन अज्जा से बना है। मिसाल के तौर पे पानी है, एक मैटर है, इसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है, ठीक। इन कंपोजिशन वी स्टडी अबाउट द सब्सटेंसेस व्हिच कंबाइन टू मेक मैटर। हम जानते हैं कंपोजिशन में कि कौन से सब्सटेंसेस मिले हैं तो वो मैटर बना है। चलें आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। दूसरी हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन में जो अहम चीज़ आती है वो है स्ट्रक्चर। कि हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर के बारे में भी, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि जो जुड़ने वाले सब्सटेंसेस हैं, जुड़ने वाले एटम्स हैं,
उनकी आपस में अरेंजमेंट क्या है, किस अरेंजमेंट से वो आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे गौर करिए, ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। अच्छा, हमें पता है इस बात का कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं, रिपेल करते हैं, और मुखालिफ चार्जेस जैसा कि ये हाइड्रोजन है इस पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव है, तो ये इस तरह की अरेंजमेंट आपस में बनाएंगे। ये दो पोल्स बन रहे हैं, ये ऐसी अरेंजमेंट्स बनाएंगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव के करीब हो, यानी कि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे के करीब हो, जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के करीब है, और जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे से दूर हों, ज़्यादा फासले पे हों, जिस तरह ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे से दूर हैं। तो हमने जाना कि स्ट्रक्चर में हम ये जानते हैं कि जो मैटर है उसमें जो सब्सटेंसेस जुड़े हुए हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है। आगे हम जानते हैं अगला हिस्सा डेफिनेशन का, उसमें आ जाता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, डेफिनेशन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मेजरेबल होती हैं। मिसाल के तौर पे मैटर के किसी भी मैटर के बारे में हम जानते हैं तो हम उसके कलर के बारे में जानते हैं जो कि डेफिनेट होता है, जी इसका जी येलो कलर है या ये कलरलेस है, जो भी। इसके अलावा हम उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे बात करते हैं। फिर आ जाती हैं दूसरी प्रॉपर्टीज जो कि हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, जिसमें मादे की जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है, या हम कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, उनके रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। आगे आ जाता है रिएक्शन। रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं कि कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से किस तरह मिलता है, उसका जो रिएक्शन है वो, उसकी जो बॉन्डिंग है वो किस तरह होती है। अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेस की, जिसमें सबसे पहले आगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, पीछे फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया था क्योंकि आगे फिजिकल केमिस्ट्री में मैं चाहता था कि इस बात की ना वजाहत कर दूं। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में दो मेन अहम बातें हैं जिनके ऊपर ये डेफिनेशन बेस करती है। एक है कंपोजिशन और दूसरी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। के फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम मुतालिया करते हैं ताल्लुक का, किसका, मैटर की कंपोजिशन का और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अच्छा। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, behavior of gases, liquids and solids, and study of effect of temperature or radiation on matter are studied under this branch। देखिए, इसमें हम मुताला ये करते हैं, इसमें हम ये जानते हैं कि मैटर की कंपोजिशन किस तरह हुई है और उसकी कंपोजिशन की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह वेरी करती हैं या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है उनमें एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, उन आपस में अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, उनकी बॉन्डिंग मजबूत होती है, उनकी कंपोजिशन ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, कंपोजिशन ज़्यादा बेहतर होने की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिसाल के तौर पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट अगर जिन सॉलिड अशिया का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा टाइट है, एटम ज़्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। इसी तरह लिक्विड्स हैं, उनकी आपस में बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत है, कंपोजिशन टाइट हुई है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। सही है, तो कंपोजिशन की वजह से, अब देखिए पानी की अगर हम बात कर लें तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं, तो वो
इसमें चेंज हो जाते हैं सॉलिड फॉर्म में यानी कि बर्फ़ में। अगर वो थोड़े से एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे हो जाए तो वो लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। फिजिकल स्टेट बुनियादी तौर पे आपको पता है तीन ही है, जिसमें माया है, जिसमें गैस है, जिसमें ठोस है। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। फिजिकल स्टेट्स के हवाले से ये है। अब देखिए कि कंपोजिशन चेंज होने से फिजिकल स्टेट्स चेंज हो गई और प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बिहेवियर ऑफ गैसेस भी इसमें पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में हम, और उनके ऊपर इफेक्ट्स क्या हैं टेम्परेचर के, वो भी हम जानेंगे। ये सारा हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद आ जाती है अगली ब्रांच केमिस्ट्री की, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ें मेन हैं, एक है हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं डेरिवेटिव्स। इन दो चीज़ों की वजाहत करेंगे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, एक तो बात ये है कि इसमें ना ये चीज़ आ गई है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड तब बनते हैं जब एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये हम केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर में इस बात की वजाहत करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। लेकिन ये बात तो तय होगी, बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह वगैरह, ये हम वजाहत करेंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन इनके कोवेलेंट कंपाउंड्स का मुताला करेंगे। मतलब ये बात हो गई कि कार्बन और हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पे ब्रैकेट्स में हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। ये हाइड्रोकार्बन क्या है? असल में कार्बन और हाइड्रोजन को इकट्ठे हाइड्रोकार्बन बुलाया जाता है। अच्छा, और साथ लफ्ज़ है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स की वजाहत करेंगे। पहले हम इस बात की वजाहत करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड आते हैं। देखिए, हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दोनों हों, यानी कि दोनों का होना लाजमी है, दोनों मौजूद हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे और उनकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाएगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना किसी भी कंपाउंड में ज़रूरी है, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। अच्छा, अब लफ्ज़ साथ लग गया है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मुराद ये है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी साथ एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना, तो वो उस डेरिवेटिव में आएगा। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को यहाँ पे डेरिवेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो दो अकसाम हैं उनकी बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरली और दूसरे होते हैं सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो कायनात में कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं और दूसरे वो होते हैं जिनको हमने लेबोरेटरी में बनाया होता है। अब ये ग्लूकोज है, ये नेचुरली है, नेचुरली आकर करता है, ये कायनात में कुदरती तौर पे मौजूद है, तो ये नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर यूरिया की बात करते हैं, ये आर्टिफिशियल की मिसाल है, ये आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिसाल है। ठीक हो गया। अब देखिए, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो यहाँ पे एज डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद है, इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो डेफिनेशन करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये उन तमाम एलिमेंट्स का मुताला करने की शाख है, एंड दे आर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स का मुताला करने की शाख है, एक्सेप्ट मां सिवाय किन कंपाउंड के, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड दे आर डेरिवेटिव्स। अच्छा, मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका हम
मुताला करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उल्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन कंपाउंड का हम मुताला करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका हम मुताला इनऑर्गेनिक में नहीं करते। ठीक है। अब अगर हम बात करें ना कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हैं लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा, लेकिन वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। इसी तरह यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, पानी की, कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसका मुताला हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, यानी कि ओर से मेटल को अलग करने का जो एक शाख है उसको हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है। चलिए, अब इसके इस्तेमाल बताए गए हैं कि इनका जो मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इस्तेमालात हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, वो ग्लास, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह में होते हैं। चलें, अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी मिसाल हो गई, पानी की भी मिसाल हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे बायोकेमिस्ट्री। देखिए, नाम से जाहिर है बायो और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम रिएक्शन पढ़ते हैं, और बायो जो है अगर उसकी डेफिनेशन का आपको अगर पता है तो बायो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी शाख होती है जिसमें हम जानदारों का मुताला करते हैं। अब जानदारों में इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं। बायो में हम जानदारों का मुताला करते हैं और केमिस्ट्री में हम रिएक्शन का मुताला करते हैं। तो अगर इन दोनों बायो और केमिस्ट्री दोनों अल्फाज का अगर हम दोनों को इकट्ठे मिला के इस जो ब्रांच है इसकी अगर हम वजाहत करें या इसकी हम डेफिनेशन करें तो वो ये बनती है कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख होती है जिसमें हम जानदार अजसाम में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। ठीक है। अब इसकी वजाहत में आता है, इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें वो सारे केमिकल प्रोसेसेस का मुताला आता है जो कि हर जानदार, किसी भी जानदार में आता है। मिसाल के तौर पे सिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह जैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इंसान में और दूसरे जानदारों में पाए जाते हैं, तो इनका मुताला भी जो हम करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। मतलब किसी भी जानदार में किसी भी तरह के रिएक्शन का मुताला हम जो करते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मिसाल दी गई है कि पौधा सूरज से रोशनी लेता है, ज़मीन से पानी लेता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो फोटोसिंथेसिस का अमल करता है जिसमें ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को खारिज कर देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल एक रिएक्शन की सूरत में होता है और वो रिएक्शन जो है वो इस जानदार के अंदर हो रहा होता है, इसलिए ये बायोकेमिस्ट्री में इसका मुताला किया जाएगा। चलिए आगे चलते जाएंगे इस इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें केमिकल कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। ये एक बड़ी वसी फील्ड है। हमारे आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, वो सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं। और डेफिनेशन करते हैं पहले, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम मुताला करते हैं किसका? मैन्युफैक्चरिंग, बनाने का, ऑफ केमिकल कंपाउंड्स का ऑन कमर्शियल स्केल, तजारती पैमाने पर। तजारती पैमाने पर मतलब वो रॉ मटेरियल तैयार किए जाते हैं ताकि उनसे मुख्तलिफ इशिया या मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड बनाया जाए और उनको बना के ज़र मुबादला कमाया जाए, यानी कि कमर्शियल स्केल मतलब तजारती पैमाने पर। इसकी वजाहत में देखते हैं तो इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन, क्लोराइन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन, क्लोराइन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, ये सारे रॉ मटेरियल तैयार किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में।
और फिर इन रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में यानी कि खादें बनाने में, सोप वगैरह बनाने में, टेक्सटाइल्स में, एग्रीकल्चर खादें वगैरह बनाने में, पेट्स बनाने में और पेपर वगैरह बनाने में। मतलब ये इस ब्रांच में हम ये मुताला करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, उन सब रॉ मटेरियल बनाने का तरीका वो क्या बनाया जाएगा और उन रॉ मटेरियल से आगे कौन सी चीज़ बनेगी, वो सारा जो है वो इस फील्ड में आता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है वो। आगे चलते हैं तो बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है दैट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी शुआएं खारिज करने का अमल है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर प्रोसेस और खसूसियात। मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेसेस और खसूसियात का मुताला करते हैं। मतलब ये हुआ कि अब देखिए ना, न्यूक्लियर जो नाम है ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पढ़ा जाता है। एक्चुअली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है हम रिएक्शंस का मुताला करते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम इस वजह से पढ़ा है कि ये इसमें जो हम रिएक्शंस का मुताला करते हैं वो न्यूक्लियस के रिएक्शंस का मुताला करते हैं। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर में, दरमियान में। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके बाहर जो मदार पाए जाते हैं, मदार में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो हम मुताला करते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स का मुताला इसमें नहीं आएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो अज्जा हैं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स वगैरह हैं, उनके रिएक्शंस का, यानी कि इनको इकट्ठे मिला के न्यूक्लियस में जो सारे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इन सब को इकट्ठे मिला के बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के रिएक्शंस का मुताला करते हैं। अब न्यूक्लियस के रिएक्शन ये रेडियो एक्टिविटी का होना, अब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जी फिशन रिएक्शन हो रहा है या फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। अब नीचे ये रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये यूरेनियम है, सही है। इससे ये काफ़ी सारी गैमा रेज खारिज हुई हैं, एनर्जी खारिज हुई है, ठीक है। न्यूट्रॉन है जो कि यूरेनियम से टकराया है, ठीक है, और न्यूक्लियर कोलिजन हुई है जिसके नतीजे में ये आपके पास SR है 3890 और XE है 54143, यानी कि यूरेनियम से ये दो और एलिमेंट्स मान गए हैं, ठीक। तो इस तरह का जो मुताला है वो हम करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। वजात में चलते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। मतलब इसका जो अब स्कोप की बात यहाँ पे हो रही है ना, कि इस ब्रांच का जो स्कोप है वो ये है कि एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ, कि हमारे डेली लाइफ में इसका एडवांटेज क्या है। वो एडवांटेज ये है कि देखिए पाकिस्तान में जिस तरह से एनर्जी का बहरान है ना, लोड शेडिंग पिछले कुछ सालों में होती रही है, तो उस लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को कर लें ना और उसको हम कंट्रोल कर लें, तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी हासिल हो सकती है कि हमारे एनर्जी के मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, एनर्जी का बहरान ख़त्म हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब ये आगे मज़ीद वजात में बताया जा रहा है कि ये जो रेडिएशन खारिज होती हैं इनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे रेडियोथेरापी है, उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी कि खुराक को महफूज करने में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिकल पावर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करते हैं अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट यानी कि माहौल के अज्जा का मुताला करते हैं, ठीक हो गया। एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, और इंसान की
सरगर्मियों का माहौल के ऊपर क्या असर है, हम उसका भी इसमें मुताला करते हैं। मतलब इसमें दो चीज़ें हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट उनका मुताला और इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, ये दो चीज़ें हैं जिनका हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मुताला करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसके नाम पे गौर करते हैं। तो इन्वायरमेंटल जो लफ्ज़ है वो इन्वायरमेंट से बना है और इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। इसे उर्दू में हम माहौलियाती केमिस्ट्री में भी कहते हैं। ठीक है, तो माहौलियाती केमिस्ट्री में हम माहौल के बारे में पढ़ते हैं। माहौल जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी माहौल में आती हैं। तो अब माहौल के माहौलियाती केमिस्ट्री की वजाहत में हम जाएंगे तो दो चीज़ें आती हैं। एक होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से? अब जो हमारे माहौल में जो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, वो दो तरह के होते हैं। एक जानदार अज्जा होते हैं, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इस बात का तो हमें पता चल गया कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट, कि इंसान की सरगर्मियों का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है, हम इसमें ये भी जानते हैं। देखिए ये डायाग्राम आप देख रहे हैं जिसमें ज़मीन जो है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या यूं समझ लें कि जैसे नज़र आ रहा है कि ज़मीन को आग लगी हुई है। देखिए इसका डायाग्राम का शो करने का मकसद ये है कि हमारी इंसानी सरगर्मियों की वजह से हमारी ज़मीन पोल्यूटेड भी हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि हर साल सर्दियों में स्मोक पड़ती है। इसके अलावा हमारी मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ, उनमें से निकलने वाला धुआं, और मुख्तलिफ हमारे जो नए इजादात हैं उनकी वजह से जो हमारा माहौल है उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, इसलिए हर साल 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का भी इजाफा हो रहा है। तो जिस वजह से हमारी ज़मीन का ओवरऑल जो टेम्परेचर उसमें इजाफा हो रहा है और हमारे माहौलियाती मसाइल बढ़ रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों का जो मुताला है ना वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। मज़ीद ये बताया जा रहा है कि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की दूसरी शाखों से भी रिलेट करती है, दूसरी शाखों के साथ भी इसका तल्लक है। कौन कौन सी दूसरी शाखों के साथ इसका तल्लक है? इसका बायोलॉजी के साथ भी तल्लक है, जियोलॉजी के साथ भी तल्लक है, इकोलॉजी के साथ भी तल्लक है, सॉइल के साथ भी और वाटर के साथ भी। जाहिर सी बात है, अब साइल और वाटर के साथ तो ऑफ कोर्स तल्लक है कि हमारे सरगर्मियाँ, इंसानों की सरगर्मियों की वजह से हमारी ज़मीन यानी कि सॉइल ख़राब हो रही है, हमारा वाटर यानी कि पानी गंदा हो रहा है, आलूदा हो रहा है। देखिए फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी जो है हम नदी नालों में छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो पानी भी ख़राब हो रहा है, गंदा हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से बायोलॉजी का भी इसके साथ रिलेशन है, क्योंकि बायोलॉजी जानदारों का इल्म है और जाहिर सी बात इंसानी सरगर्मियों की वजह से जानदार भी मुतासर हो रहे हैं। अगर हम बात कर लें पौधों की ही मिसाल के तौर पे, तो पौधे जो हैं उनकी हम कटौती करते हैं तो पौधे काटने की वजह से, ताकि हम मतलब आबादी या शहरी आबादी के लिए या घर या शहर बनाने के लिए, तो जानदार जो उसमें रहते हैं जंगलात में वो मुतासर होते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये दूसरी इन केमिस्ट्री की जो शाखें हैं, मतलब साइंस की जो दूसरी शाखें, इनके साथ भी ये रिलेट करती है। आगे चलते हैं तो आगे आ गई एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये एनालिसिस से एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का तज्जिया करना, पहचान करना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसकी परख करना। मतलब सादा अल्फाज में कहा जाए तो उसका ये जानना कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है, खूबियाँ क्या है, मसाइल क्या है, ये सारी चीज़ें। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है दैट डील्स विद द सेपरेशन, इसमें हम मुताला करते हैं सेपरेशन मतलब अलग करना, एंड एनालिसिस और जांच पड़ताल करना ऑफ सैंपल, उस नमूने की, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी पहचान करने के लिए। मतलब हम किसी चीज़ की पहचान करते हैं, पहले उसकी सेपरेशन करते हैं और उसके जानते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। वजात में आता है द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रियर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दो तरह की सेपरेशन होती है, मतलब इनको
अलग अलग किया जाता है। दो तरह की इनकी वो सेपरेशन होती है, एक होती है क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। देखिए क्वालिटेटिव को उर्दू में म्यारी कहते हैं और क्वांटिटेटिव को उर्दू में मकदारी कहते हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं क्वालिटेटिव में हम ये जानते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, मैटर का ये सब्सटेंस है, इसके अंदर इस मैटर में क्या क्या पाया जाता है। सही, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस provides the identify of a substance, एक सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन करवाता है, उसकी पहचान करवाता है। यानी कि आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज। एक केमिकल स्पीशीज है तो उसकी कंपोजिशन के बारे में बताता है। सिंपली हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये जानते हैं कि एक केमिकल स्पीशीज की कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह की बनी हुई है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी तरफ आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि मकदारी तज्जिया। इसमें हम ये जानते हैं कि किसी चीज़ की मकदार कितनी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ये बताती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हमें ये बताता है कि इसमें इस सैंपल में कितनी मकदार पाई जाती है किसी भी कंपोनेंट की। Hence, in this branch, different techniques and instruments used for analysis are studied. इस ब्रांच में मुख्तलिफ किस्म की तकनीक्स और आला जात को इस्तेमाल किया जाता है एनालिसिस करने के लिए। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स, इसका स्कोप क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, वो ये है कि इसमें हम फूड, वाटर, इन्वायरमेंट और क्लिनिकल एनालिसिस भी करते हैं। मिसाल के तौर पे मतलब ऐसे ही है ना कि फूड है तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें जो ग़ज़ाइयत है वो क्या क्या पाई जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है वो कितनी है, ठीक है, उसकी मकदार कितनी है, प्रोटीन्स हैं कितनी मकदार है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह, इनको अलग करके देखना, जांचना और ये भी जानना कि उनकी मकदार कितनी है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं हैं, प्रोटीन्स हैं या नहीं हैं, ये जानना। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आ जाता है, क्योंकि क्वालिटेटिव में हम ये जान जाते हैं कि इस ग़ज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इस ग़ज़ा में प्रोटीन्स हैं, और क्वांटिटेटिव में हम ये जान जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की मकदार कितनी है। ठीक हो गया। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।